कल एक बात हुई, शेयर करते हैं आपके साथ। कल हम बैठे हुए थे, ऐसे शुगल वगैरह करते रहते हैं। स्टॉर्म पायलट हमारे मेरे ख्याल अभी भी बैठे हुए हैं कहीं पे, स्पेस पे ही वो बैठे होते हैं, उनको उधर ही मज़ा आ रहा होता वो स्पेस में ही होते ज़्यादातर। है। वो कहते हैं उत्ते वाली स्पेस ते नहीं जा सकते, इत्थे ट्विटर ते पै जाइए। नहीं, अब ये जाती है ना, स्पेस वाली झुकते हैं इधर तो ना मरे ना उनको। तो तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बनाई हुई थी, तो गॉड टाइटल था उसका, खुदा के हवाले से। तो कई लोग आ रहे थे, तो एकदम से तारिक फतेह साहब बीच में आ गए। तारिक फतेह साहब बीच में आ गए। तारिक फतेह साहब के साथ जो मेरे रन-इन्स हैं पास्ट में, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अगर आप अभी भी पाकिस्तानी मुल्हित फतेह डालेंगे या हारिस सुल्तान तारिक फतेह डालेंगे, अंग्रेजी में आ जाएंगे कुछ वीडियोस जिसमें उनके उनके साथ हमारी बड़ी झड़पें हुई हुई हैं। तो पिछले हफ्ते कौम से खिताब में कोई बात हुई थी, मुझे याद नहीं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, लेकिन उसमें तारिक फतेह साहब का जिक्र आया, तो मैंने कहा थोड़ा यार, अब कोई हमारी थोड़ी बर्फ पिघली है तो जरा रहने दे, छेड़े ना। Anyway, I just was speaking out my mind. लेकिन I don't know, ये मैं अपना आपको सिर्फ बैकड्रॉप दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके पीछे कोई सदाकत है या नहीं है। तो एनीवे तारिक फतेह साहब आ गए। तारिक फतेह साहब ने आके बात की, शुरू की, तो टॉपिक ऑब्वियसली गॉड का था। वो मोस्टली उनका वो बड़े पैशनेट इसी टॉपिक पे है कि जी मुसलमानों ने क्या कर दिया इंडिया में, राजा ताहिर गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम वगैरह के वो इशू खोल के बैठ जाते हैं, विच इज फेयर इनफ। इसमें कोई डिनाइल की बात नहीं है, बहुत सारी बातें सच्ची हैं उसमें, इसमें कोई डिनाइल। हम तो भाई, हमारा मोहम्मद बिन कासिम हमारा तो कुछ चाचा का पुत्र नहीं लगता, ना ही आलमगीर से हमें कोई इंटरेस्ट है। तो भाड़ में गए वो जो लोग जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो हम तो उनको कोई वैल्यू नहीं देते, हमारी नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन पॉइंट ये था कि गॉड के ऊपर बात हो रही है। तो हम सारों के जहन में एक सवाल चुभता आया बड़े अरसे से कि ये आप कहते हैं अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम हो, तो बड़े लोगों को ये शिकायत थी, मेरे ख्याल मैंने पहले भी ये बात की हुई है कि ऐसे कहते हैं तारिक फतेह साहब जैसे अल्लाह का इस्लाम बड़ा अच्छा है। तो आप अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते? तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया तारिक फतेह साहब ने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह को नहीं मानता और मैं कुरान को डिवाइन बुक नहीं समझता। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया और उसके बाद कैन ऑफ वर्म्स खुल गया। अरविंद थे वहाँ पे जो सरहद के उस पार का चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, बड़ा ज़बरदस्त। वो थे, तो वो भी एकदम बीच में आ गए। उन्होंने कहा, खैर उनके अपने, क्योंकि वो बड़े सेंट्रिस्ट किस्म के आदमी हैं और बड़े अच्छी बातें करते हैं और अमन की, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, लोगों को पास लाने की बातें करते हैं। तो उनकी कोई ग्रीवेंसेस थी तारिक फतेह साहब के साथ, तो 4 घंटे वो यही तू-तू मैं चलती रहती थी। उनको हमें फिर म्यूट करना पड़ता था। सारे गुस्सा हो जाते थे। वो ये समझते थे कि हम किसी को साइलेंट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली तो स्टोइक साहब के हाथ में भी म्यूट का बटन था। तो हम उन्हें कह रहे थे, हम आपको इंडिविजुअली साइलेंट नहीं कर रहे। वो जब 4-5 बंदे बोल रहे हैं तो हम सारों को इंडिविजुअली जाके म्यूट नहीं कर सकते, हम म्यूट एवरीवन का बटन दबा देते हैं। तो तो बड़ी डिरेल होती थी कन्वर्सेशन, फिर हम जाते थे। तो एनीवे, तो कुछ 3 बड़े-बड़े इंकशाफ हुए। तो जब ये उन्होंने मान लिया कि उनका गॉड के ऊपर यकीन नहीं, तो मैंने कहा ये तो उनकी 40-50 साल की जो एक्टिविज्म है, इंटेलेक्चुअल जर्नी है, उसमें पहली दफा उन्होंने ये बात की है। पहली दफा। तो हम सारे, मैं तो पहले बौखला गया। मैंने कहा हैं? पता तो हम सबको शक तो था कि ये एथियस्ट है। तो फिर हमने और बात की कि क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? आपने 40, तो अब क्या आप ये बात मानते हैं कि जो नैरेटिव आप लेके चल रहे थे कि मैं अंदर से तब्दीली लाऊंगा, यानी मुसलमान बन के अंदर से इस्लाम में रिफॉर्म लाऊंगा, और उसमें तो इतनी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी आपको शायद हासिल नहीं हुई जो अब हमने देखी है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट लेके आई है, जिसकी बुनियाद 2007-8 में मरियम नमाजी ने वेस्ट में रखी, मीना अहदी ने जर्मनी में रखी। उन दोनों ने साथ साथ इकट्ठा किया, उससे फिल्टर डाउन होके हम तक आई बात, और फिर हमने अपने पाकिस्तान में, मैंने सबसे पहले उर्दू में ये काम शुरू किया। तो अब हम देखते हैं कि हमें हिंदू भी कहते हैं, जो जो रेडिकल हिंदूज थे वो भी अब इंसान बन जाते हैं, जो रेडिकल मोमेंट्स थे वो भी इंसान बन रहे हैं बहुत स्पीड से। इसका मतलब ये नहीं वो लोग जानवर थे, मैं अदबी बात कर रहा हूँ, ऐसा टंग इन चीक किस्म का कमेंट है। तो वो लोग जो रेडिकल्स थे वो अब नॉर्मल लाइन पे आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको लगता है कि आपकी जो पोजीशन थी वो गलत हो गई? तो उन्होंने कहा, हाँ, हो सकता है, शायद, मे बी, ही वाज़न्ट, आई थिंक ही वाज़, मुझे ऐसे लगा कि वो पूरी एक अपनी मूवमेंट को, अपनी पर्सनैलिटी को रीडिफाइन कर रहे थे तारिक फतेह साहब। तो अब लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। चलें, हमने मान लिया आप भी हमारे ही पल्ले में आते हैं, हमारे ही कैंप में आते हैं, एक तरीके के एग्नोस्टिक एथियस्ट, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। रुको ज़रा, सब्र करो। तो जो आपका अनफॉर्च्यूनेटली जो पॉलिटिकल रेटरिक है,
वो तो मेरा ख्याल किसी को भी जो ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, सिवाय कुछ एक्स मुस्लिम जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जो कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, ज़हर को ज़हर ही मारता है, वगैरह-वगैरह, जो फार राइट हिंदुत्व का जो टा को उसको टो कर रहे हैं इस लाइन को। मेरा ख्याल वो इट विल रन आउट ऑफ स्टीम वेरी क्विकली बिकॉज़ जो तारिक फ़तेह साहब भी जिस तरह की बातें करते थे, उनको उसमें बड़ी ब यानी एक ही तरह के लोग सुनते हैं। हमें स्लोली हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का पूरा यकीन है कि हमारी इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं कर सकता। कई ये ठुल्लू लोग बैठे हुए हैं, जो कहते हैं, "ओह जी, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, तो आओ बात करो कौन-सी हमने बात गलत की है।" आप गैर जानिबदाराना तरीके से करते हैं। अगर हम आपकी टुनपने को नहीं प्रमोट करते, तो आपको लगता है हम प्रोपेगेंडा करते हैं। इवन मुसलमानों में, पाकिस्तानी मुसलमानों की मैं बात करूँगा, जो लोग जिन तक हमारा पैगाम गया है, एक तो कई लोग, बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो उलमाए दीन भी जो हैं पाकिस्तान के, उनमें भी, सिवाय टीएलपी को छोड़ के, उनमें भी एक रिफाइनमेंट आ रही है सोच की कि ये एक रियलिटी है। हमने इनको फेस करना है, हम सारों को कत्ल नहीं कर सकते। ये एक वीडियो मैं आपको दिखा और देता हूँ। ये इबरत हुई कि अगर मुसलमानों ने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सही तालीम और तरबियत देने की तरफ तवज्जो न दी, तो अल्लाह बचाए, ये इस बात की का अंदेशा है कि अल्लाह बचाए जो आने वाली नस्लें हैं वो अल्लाह बचाए मुर्तद ना हो जाए। तो ये क्या है जी, ये ग्रेटेस्ट मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ। हाँ, मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ। और उसी तरह इंजीनियर मिर्जा साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मेरा ख्याल तारिक जमील ने कोई भी बयान नहीं दिया, गामदी साहब, यासिर कादी, और ये सब, हर बंदा इस चीज को एक्नॉलेज कर चुका है। लेकिन वो सिर्फ तभी एक्नॉलेज कर सकते हैं और हमारी मूवमेंट तभी कारामद हो सकती है अगर उनको गैर जानिबदारी नजर आए। ये नहीं कह रहा कि आप हैं, और आप हो सकते हैं, जो कई लोग जो कहते हैं नहीं नहीं हम गैर जानिबदार हैं, आप हो सकते हैं गैर जानिबदार, लेकिन अगर दिखता नहीं है ना, वो क्या क्या मुहावरा, जस्टिस नॉट ओनली नीड्स टू बी डन, इट सीम्स टू बी डन, कि ऐसा दिखना चाहिए कि इंसाफ हो भी रहा है, तो उसी तरह उनको गैर जानिबदाराना नजर आना पड़ेगा। तो एनीवे, तारिक फतेह साहब ने का जो नैरेटिव है, अनफॉर्चुनेटली वो लगता नहीं था कि गैर जानिबदाराना, वो लगता था कि बड़ा जानिबदार है, यानी एक साइड के नैरेटिव को पैडल करते हैं हर बात में। मुसलमानों को कड़वी बातें हम भी सुनाते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। तो वो, मुझे लगता है कि शायद उनको इस चीज का अब एहसास हो रहा है, क्योंकि अब उन्होंने शायद इस चीज को देख लिया कि एक्स मुस्लिम्स जो इंडिया के टीवी पे भी आ रहे हैं, तो शायद मे बी ही कैन, वो भी उसके ऊपर एज एन एथियस्ट बात कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर थी कि उन्होंने एज एन एथियस्ट आए। तो अब उसके बाद मैंने कुछ, हम बहुत सारे लोग उनको ऊपर पड़ जाते थे, तो वी ट्राई टू गेट इट बैक टुगेदर। तो उसपे एक क्वेश्चन ये पूछा गया उनसे कि वो क्या था यार दूसरा पॉइंट, कि हाँ, कि आप हिंदुत्व के ऊपर बात नहीं करते, आप जैसे हम करते हैं, मैं करता हूँ, खालिद करता हूँ, उसकी हमने बड़ी कीमत अदा की है। हमारे बाद में जो लोग आए हैं वो लाखों में पहुंच गए हैं, हम नहीं वहां पे पहुंच सके। शुरू में जब मैं फिनोमेना बना था, बड़े लोग आए थे, लेकिन हम साथ साथ छांटी करते रहे, क्योंकि मुझे इस तरह की शोहरत नहीं चाहिए जो एक तरीके की जानिबदार हो। तो हम लोग अपनी वो सेंट्रिस्ट लाइन आगे लेके चल रहे हैं। तो एनीवे, तो उनको कहा कि आप हिंदुत्व के ऊपर बात नहीं करते, आपने जो जैसे हिंदुत्व के ऐसे लोग भी हैं जो अखंड भारत की बात करते हैं, जो मैप अपना दिखाते हैं, वो मैप ले जाते हैं अफगानिस्तान, ईरान तक, और उधर ले जाते हैं इंडोनेशिया तक, वो कहते हैं सारा हिस्सा इंडिया का है। तो उनके मुंह से एक वर्ड निकल गया, चे का। उन्होंने कहा ये कौन से वो हैं, ये भी तो चे हैं। तो उन्होंने हिंदुत्व को भी बड़ा सख्त अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए। तो ये भी एक बहुत बड़ी, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी भी हिंदुत्व के बारे में इस तरह की बात की थी। और तीसरी बात जो मेरा ख्याल गुजार भाई ने उठाई थी, तो फिर मैंने उसको रिफाइन किया उनके सामने, जो मैंने उन्हें वाकया सुनाया संजय दीक्षित का, तुफैल चतुर्वेदी का। उन्हें तुफैल चतुर्वेदी का तो नहीं पता था, लेकिन वो कहा था नहीं, संजय इस तरह की बात नहीं कर सकता। मैंने फिर कहा तुफैल चतुर्वेदी संजय दीक्षित का रेगुलर कंट्रीब्यूटर है, उसके पेज पे जाके उसने कहा, वीडियोस हैं हमारे पास, उसने कहा कि इखलाक, जिसको कत्ल किया गया था गाय खाने पे इल्जाम था, हालांकि उसने खाई नहीं थी, उसके कातलों को तुफैल चतुर्वेदी ने कहा मैंने 1-1 लाख रुपया इनाम दिया कि मैं आपको जेल से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन ये 1-1 लाख रुपया उनकी फैमिली वालों को दिया। तुफैल चतुर्वेदी ने बड़े फखर से कहा, और संजय दीक्षित वहां पे खसियानी बिल्ली की तरह हंस रहा था।
तो मैंने कहा ये लोग हैं आपके जिनके साथ आप बैठते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं, संजय ऐसी बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसको कह दिया कि ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेंगे वो फर्दर एंड आई विल सेंड हिम द एविडेंस। और क्योंकि इतने आसानी से आप हमारे कैंप में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ये वो सारे सख्त सवालात हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, और अनलेस यू कैन से कि भाई मुझे नहीं पता था, यू नो, तो ठीक है, विल लीव दैट टू पीपल वेदर दे बिलीव इन और नॉट। थर्ड पॉइंट जो कि बड़ा शॉकिंग था, इसी से उठा कि जो गाय खाने पे कत्ल की धमकियां देते हैं, जैसे तुफैल चतुर्वेदी ने मुझे भी कहा कि हाँ हमारे हाथ ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच सकते हैं, वीडियो है हमारे पास। तो जो काउ लिंचिंग हो रही है और जिसमें एक शार्प इंक्रीज आया है 2014 के बाद, आपका उसके बारे में क्या कहना है? तो सोचिए उन्होंने क्या जवाब दिया होगा। उन्होंने कहा कि हैं ऐसा हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं। हुस्न तो उस ज़न पे रखा आदमी जाए। ना हुस्न नहीं, जान रखना पड़ेगा। नहीं, इस पे तो बिल्कुल हुस्न जान नहीं रखा जा सकता है। मैं तो नहीं रखूंगा, आप लोग रखें हुस्न नहीं, जान हाँ, की नहीं, लिमिट होती है। नहीं, 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 ओके, आई गेट दैट, ओके, नहीं, नहीं, हुस्न जैसे जान इंजीनियर नहीं। साहब कहते हैं ना, 1.5 टन हुस्न ज़न रखना पड़ेगा। देखें, चलें इसको हम छोड़ देते हैं, उनसे जब डिटेल से बात होगी। तो मैंने उनको कहा कि मुझे उनसे बात करनी, वन ऑन वन बात करेंगे इसी तरह के इंटरव्यू की, और बड़ी जो मेरे पास पूरी एक तथा पड़ा हुआ है, मैं उनसे उसके ऊपर बात करूंगा। इफ ही इज हैविंग अ चेंज ऑफ हार्ट, फेयर एनफ। मैं ये कहूंगा कि अगर आपका चेंज ऑफ हार्ट होता है किसी भी चीज के ऊपर, उनकी एक्टिविज्म जब वो एथियस्ट बने होंगे, उन्होंने कहा कि 1965 की जंग में वो एथियस्ट बन गए थे, क्योंकि जब उन्होंने कहा इधर तो फरिश्तों की फौजें नहीं आ रही और हम हार रहे हैं, तो तो उस जमाने में, और उन्होंने वर्ड बोला कि टैक्टिकल अटैक था, तो जो इन अदर वर्ड स्ट्रेटेजिक पोजीशन ही थी कि सरतन से जुदा हो जाना था, इसलिए इवन ही वाज अ मार्क्सिस्ट, यानी पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया ही वाहिद है जहां पे एज अ मार्क्सिस्ट भी एथियस्ट नहीं आया जा सकता सामने। तो उन्होंने कहा कि शायद ये वजह थी कि मैं एथियस्ट बन के नहीं आया सामने। तो अब वो सेफ फील कर रहे हैं कि इतने लोग उनके बाद में आए लोग, यानी हम उनसे कोई मेरे ख्याल 30-35 साल छोटे हैं उम्र में, हम बाद में आए तो हमने इतनी जगह बना ली और एक नैरेटिव लोगों के सामने रख दिया, तो उसका असर ज्यादा हो रहा है। तो शायद ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एज एन, यानी जो है दिल में वैसे ही। तो मैं तो कहूंगा सो बिस्मिल्लाह अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सारे जो दूसरे नैरेटिव्स पहले चले हैं, उनको आपको कंडेम करना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा, अगर संजय दीक्षित इस तरह के लोगों के साथ बैठता है, वायलेंस की बातें करता है, तो यू कंडेम हिम। गौ रक्षक, गाय का गोश्त खाने के ऊपर अगर कोई कत्ल करता है किसी को, तो यू कंडेम हिम। तो ये वो बातें, इस तरह की और भी बड़ी बातें होंगी जो उनसे पूछी जाएंगी, जो गजनवी ने किया, जो बाबर ने किया, कासिम ने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, तैमूर लंग ने किया, हमें पता है उस बात का। और उसको हम सारे उस पे हम एक ही पेज पे हैं, हम उस पे एक ही पेज पे हैं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो कत्लेआम हिंदुओं का हिंदुस्तान में हुआ, उसमें कोई दिस वो कोई अक्ल का अंधा ही है जो इस पे। और मुसलमानों को ये चीज डंडे मार के नहीं समझाई जा सकती। मुसलमानों को, हमारा नैरेटिव है, मुसलमानों को बाहर निकालने का एक ही तरीका है, इस खित्ते के लोगों को बेहतर करने का एक ही तरीका है, जब वो इस्लाम से बाहर निकल आए। आपकी जो स्ट्रेटेजी थी कि उनसे इस्लाम ना निकाला जाए, थोड़ी सी अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम और कह के वो आप बात कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे जो कट्टरता है वो हम निकाल लेंगे किसी तरह, ऐसा हो नहीं सकता। इस्लाम एक बड़ा खतरनाक वायरस है, ये जिसको लग जाता है HIV की तरह रहेगा अंदर हमेशा, लेकिन हो सकता है कब वो एड्स बन जाए और आप दिनों में मर जाए। तो ये वायरस, इस्लाम का कुराना वायरस जो है, यही एक तरीका है कि मुसलमानों को उनके मजहब के बारे में इनलाइटन किया जाए, उनको बताया जाए लोंडियां क्या है, बीवी की पिटाई क्या है, औरत की गवाही आदि क्यों है, वगैरह वगैरह। हजरत मोहम्मद ने क्या अच्छे अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए हैं, वो बातें उनके सामने रखी जाए। और यही वजह है, मैं इसमें बड़ा होपफुल हूं कि हम 5-10 साल में इतना बड़ा सैलाब देखेंगे मुर्तदों का इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कि इनको ये इसको अभी नहीं इग्नोर कर पा रहे, तब कैसे इग्नोर करेंगे? तो स्टोइक आप भी वहां पे थे। तो ये 3 पॉइंट्स जो थे बड़े, बहुत बड़े मुझे, यानी उनके इंकशाफात किए जो दिल में उनके राज थे। एक उन्होंने कहा कि वो एथियस्ट है, तो ऑनररी एक्स मुस्लिम की बात मेरे से ले लेंगे वो, एक्स मुस्लिम एथियस्ट। वो इंटरव्यू के बाद हम उनको मेडल दे देंगे। एक्स मुस्लिम एथियस्ट है वो। उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व वाले बड़े चे हैं, और तीसरा उन्होंने कहा कि उनको गौ रक्षक के ऊपर जो कत्ल होते हैं उसका उन्हें पता नहीं था। तो 3 बातें जो उन्होंने बताई जो बड़ी हैरानकुन थी।
तो स्टोइक आप भी वहाँ पे थे, पाक पंजाबी, आप तो बड़े कह रहे थे कि हारिस ना बात करें। तो चलें आपसे पहले आपके पास आते हैं। स्टोइक साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए हारिस भाई, मैं नॉर्मली वैसे प्रेडिक्शंस करता नहीं होता और ना ही मेरा इस तरह का ज़हन है, लेकिन मैं इधर शायद थोड़ी-सी छोटी-सी प्रेडिक्शन अपनी करता हूँ कि मेरा, आप तो समझ रहे हैं कि शायद वो इस रास्ते पे आपके कोई कॉमन ग्राउंड आप लोगों को मिल जाए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। मैंने उनके व्यूज़ में बहुत फंडामेंटल इश्यूज़ देखे हैं। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ज़रूरी नहीं कि हारिस मेरी बातों से एग्री करें या ना करें। तो बहुत सी चीज़ों से मुझे तो उनकी समझ लें कि मेजॉरिटी का 95% चीज़ों से वैसे ही इख्तिलाफ़ था। वो पास्ट में रहना चाहते हैं, वो हर वक़्त पास्ट की बात कि ये हुआ, वो उसको भी जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो मस्जिदें बनी हुई हैं, जो स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, उनको ख़त्म करके उनके ऊपर उनका राइट है। मैं तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। हम लोग बारहा इस तरह की बात कर चुके हैं कि रॉन्ग्स ऑफ द पास्ट जो है उनको एक, आप फिर कहाँ रुकेंगे? वेयर वुड यू स्टॉप देन? ठीक है, वो पाकिस्तान जो कि एक मुल्क है, हम उसको पसंद करें ना करें, उसके बारे में हम 100 एतराज़ उठाते हैं पाकिस्तान पे। वो पाकिस्तान को मानता ही नहीं। ही सिंपली रिफ्यूज़ेस टू कंसीड कि इट्स अ रियलिटी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक व्यू है। मतलब आप ये देखें कि इंडिया भी मानता है कि पाकिस्तान एग्ज़िस्ट करता है। इंडिया ऑफ़िशियली पाकिस्तान को एक रियलिटी मानता है। वो कहता है नहीं जी, पाकिस्तान की तो कोई वजूद ही नहीं है। फिर उन्होंने ये तो कहा कि जी ठीक है, मलेशिया वगैरह तक तो ये जो हिंदू राष्ट्र का नहीं जाता। लेकिन आप उनकी बातों से गौर करें तो वो दबे लफ्ज़ों में, बल्कि नहीं, उन्होंने प्रीटी मच ये तो कह दिया था कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो तो इंडिया का पार्ट होना ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है। तो मेरे ये मुझे तो ख़ैर उनके व्यूज़ से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। बाकी रह गई बात बीइंग प्रैग्मैटिक, कि उन्होंने पहले क्यों नहीं इस तरह का स्टांस लिया जो कि उन्होंने कल शो किया मोर ओपनली। दैट इज़ फेयर इनफ। ठीक है, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। मैं हम लोग खुद इन चीज़ों से गुज़रते हैं, हमने देखा है, तो दैट्स फाइन, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन उनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं ना, वो बहुत मुझे तो प्रॉब्लमैटिक लगे हैं और यकतरफ़ा लगे हैं, और डेयर आई से कि ऐसा लग रहा था कि उनके दिल में बहुत नफ़रत है। नफ़रत से लोगों के आप दिलों को नहीं बदल सकते, ये मेरा ख़्याल है। तो बाकी आप चीज़ों को हाइलाइट करें, उनके इश्यूज़ को हाइलाइट करें, अगले के दिल में अपनी जगह पैदा करें। ये जो नफ़रतों का बाज़ार अगर आप गर्म करेंगे, तो उससे फिर मज़ीद जो है, और इंडिया इज़ मोर वोलेटाइल इन दैट सेंस। मैं उसकी वजह बताता हूँ। पाकिस्तान तो एक बहुत हाइली, यानी कि बहुत बड़ा प्रोपोर्शन मुसलमानों का ही है, एक तरह की यूनिफ़ॉर्म सी व्यूज़ हैं एज़ रिस्पेक्ट टू रिलिजन इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ रिलिजन इज़ कंसर्न्ड। लेकिन इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, इवन दो इट्स अ माइनॉरिटी। तो ये उनकी इस तरह की बातें को अगर तरवीज दी जाएगी, तो ये तो बहुत ज़्यादा चांस है आपस में लड़ाइयाँ होने के। तो हम तो इस तरह के इंटर कम्युनल वायलेंस, इंटरफेथ वायलेंस को किसी भी तौर पे सपोर्ट नहीं कर सकते, और ऐसा है, यानी कि मेरे ख्याल से तो कुछ उनकी बातें तो इवन हेट स्पीच के ज़ुमरे में मैं तो उनको डाल दूँ, बट अगेन दैट्स जस्ट माय व्यू। लेकिन आई आई मेरा तो ये व्यू है कि आई थिंक ही नीड्स टू करेक्ट हिज व्यूज ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। दैट्स मेरा भी ख्याल से वो हेट स्पीच के ज़ुमरे में डेफिनेटली आती हैं उनकी बहुत बातें। और हारिस भाई, मैं इसलिए कह रहा था कि आपको इस पे बहुत सोच समझ के उनके साथ कोई स्क्रीन शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो आप बात कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत करके, कॉस्ट पे करके अपनी न्यूट्रलिटी बनाई हुई है। वो एक ग्लोरीफाइड ट्रोल रह चुके हैं। अभी भी मैं वही हुस्न ज़न, अगर वो ठीक है, उनका चेंज ऑफ हार्ट होता है, हर कोई इंसान होता है, हू नोज़, बट जब आपकी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इतनी अलाइनमेंट हो, मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ कि उनकी अलाइनमेंट चेंज होगी। बट मैं फिर भी कहूँगा कि अगर उनसे आपने इंटरव्यू वगैरह कुछ भी करना है, तो फिर टफ क्वेश्चंस आस्क करें, जिसमें आपकी न्यूट्रलिटी जो है, जो बहुत मेहनत से आपने मेंटेन की है, वो चैलेंज ना हो। बिकॉज़ उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन जो है बहुत फैलाई है, उन्होंने नफ़रत बहुत ज़्यादा फैलाई है। और वो जो कल अरविंद था, वो बेशक वो ट्रिगर होके बात कर रहा था, बातें उसकी ठीक थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा नफ़रत फैलाई है। तो क्या इस तरह के बंदे को उसके साथ स्क्रीन शेयर करना किन टर्म्स पे होनी चाहिए, क्या आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, मेरा सिर्फ ये कंसर्न है। अदरवाइज़ ज़ाहिर है आप तो फ्री हैं, किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, बट आपकी इमेज नोइंग कि एक बंदा इतना फुल ऑफ हेट, इतना ज़्यादा फुल ऑफ हेट, तो ये मेरा एक कंसर्न है। इसमें आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन और उसकी वजह यही है कि तारिक फतेह साहब को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, मेरी इनके साथ नोक-झोंक बड़े अरसे से होती रही है, और पहले भी एक दफ़ा बात होनी थी शायद, तो फिर आई लॉस्ट इंटरेस्ट एंड मे बी ही प्रोबेबली लॉस्ट इंटरेस्ट टू।
लेकिन बात दरअसल ये है, ऑब्वियसली अगर हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो इसका मतलब एंडोर्समेंट तो नहीं है ना। दैट्स व्हाट आई सी। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हाँ भाई आइडियाज को एक्सचेंज होना चाहिए और उनके ऊपर आइडियाज, जो बुरे आइडियाज हैं उनको टैकल करने का एक ही तरीका है कि उनको काउंटर किया जाए। और हमने देखा कि कितने अरसे से तारिक फतेह साहब जो कहते आए हैं वो एक ही तरफ चलता रहा और कोई उनको अपोजिशन भी नहीं देता था। वो इंडिया के चैनलों पे जाके बैठ जाते थे और वही नैरेटिव जो लेते थे, जो उनका नैरेटिव था हमेशा से। तो उस पे लेके भी अ, उसको कोई काउंटर नहीं करता था, कोई कोई डिबेट सही तरीके से नहीं होती थी। और अगर दूसरी तरफ से आता भी था, दूसरी तरफ से चीख-चपाट, गालियाँ-गलौच आती भी थी, तो वो कौन-से लोग थे? वो खुद वही लोग थे जो 4 शादियों पे और बीवियों की पिटाइयों पे और इन चीज़ों पे, हाँ जी, आलमगीर हमारा हीरो है वगैरह-वगैरह। सो देयर वाज़ नो बैलेंस्ड रिस्पॉन्स इन दैट। तो मेरा ख्याल से ये बैलेंस जो कन्वर्सेशन, अगर बैलेंस कन्वर्सेशन होगी तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है, पीपल कैन अंडरस्टैंड। हमने हमने हार्डकोर रेडिकल हिंदुत्व के लोगों के दिल बदलते देखे हैं। कितने लोग हैं जो पहले उस टुन्नी कैटेगरी में फॉल करते थे, एंड दे हैव नाउ कम आउट ऑफ दैट। तो ये बड़ी खतरनाक सर जंग है। इसमें सेकंड मुझे कंसर्न ये भी है कि इसमें आप अगर स्क्रीन शेयर करते हैं या फिर जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें आप धकेले जाएंगे। मुझे ये भी खतरा है कि हमारी मूवमेंट को, जैसे मेरा अभी हम पॉइंट उससे दूर हैं, कल आप देख रहे थे नो कैसे नो कैसे नीचे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे और वो सब कुछ, तो ये नो भी एक आई थोड़ा डोंट सा। थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में तो जाने की इतनी जरूरत है भी नहीं ना, कि वो जो कह रहे थे बलोचिस्तान की एम्बेसी थी कराची में, दैट्स इररेलेवेंट। बलोचिस्तान का इंटरनल मैटर क्या है, कश्मीर का इंटरनल मैटर क्या है, दैट्स इररेलेवेंट। जब हम कम्युनिटीज की ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो पाकिस्तान के, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मैंने बात किया, किसी और यूट्यूबर ने उतनी वीडियोस नहीं बनाई जितनी मैंने बनाई है, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के फेवर में, पाकिस्तान की हुकूमतों को भेजी। तो इसलिए तो कोई मुझे ये ताना नहीं मार सकता, "ओ, जी तुम"। और मैंने देखा टूनीस में भी पागल है वो, 23% माइनॉरिटीज से कम होकर 2% हो गया भाई। वो वेस्ट पाकिस्तान में जो जितने थे उतना ही है, और जितने ईस्ट पाकिस्तान में थे वो 1971 में माइग्रेशन हुई थी, ऐसे नहीं हुआ था। तो एनीवे दैट्स सेपरेट थिंग। तो ये इतने पागल हैं। तो उसके हमने तो बात करनी है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कि इंसानों के क्या रवैये होने चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि हाँ भाई इनको वो हरजीत, पता नहीं वो बेचारा आएगा इधर के नहीं, वो भी बड़ा गर्म था, और उसको भी बेचारे को तारिक फतेह साहब भी बड़े गर्म थे और वो कह रहे थे मैंने तुमसे बात नहीं करनी। तो उनके कुछ लोगों के बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो वो रख रहे थे, कि आप ये कहते हैं कि भाई ऐसे ना, खैर उन्होंने उसे डिनाई कर दिया तारिक फतेह साहब ने, तो वो तो अगर कोई वीडियो एविडेंस होगा तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। बट दीज आर द पॉइंट्स के ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करनी है। ह्यूमन राइट्स के लिए आपको जियो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। जो टुनियों का सबसे बड़ा मसला ही यही है, जब वो कहते हैं ना "हाँ, हम क्या करें", तो भाई मैं पूछता हूँ हाँ क्या करें हम। अभी ये जो शाहरुख ने काम किया है अंकिता लड़की के साथ, आप क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि उसको, अगर वहां पे डेथ सेंटेंस है तो उसको अदालत में लाएं, उसको फांसी दें। अगर ये है, ऑब्वियसली उसने कत्ल ही किया, आई डोंट नो स्टेट में फांसी का लॉ है या नहीं है। आई पर्सनली छोड़ो, इस तरह के लोगों की लाइट में मैं कभी इसके ऊपर ओपिनियन नहीं दूंगा अपनी जैसे डेथ सेंटेंस के जियोपॉलिटिक्स ऊपर। एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बट जब आप बात करेंगे तो जब रिलीजन के लॉन्ग जो मसाइल हैं या फॉल्ट लाइन्स हैं, उन पे तो आप बात करते हैं, लेकिन फिर आपको एथनिसिटी वाली साइड में भी डोमेन में आ जाना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही समझ लें कि सेंसिटिव सा तो मामला है। क्या मेरा नैरेटिव बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। आई एम नॉट एन एथनो नेशनलिस्ट। मैं किसी एथनो नेशनलिस्ट के किसी भी नैरेटिव को बाय नहीं करता। मैं ग्लोबलिस्ट इंसान हूँ। मेरी नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं, और मेरे नज़दीक इंसानियत एक कल्चर है, ये ह्यूमनिज्म एक कल्चर है। मेरे नज़दीक यही वो चीज़ें हैं। कल उनको तारिक फतेह साहब को ये बात की थी कि आप जो कहते हैं पाकिस्तान वो जी दो कौमी के नज़रिए पे बना, तो इसलिए दैट हैज़ टू डिसमेंटल, वो ये कह रहे थे। तो मैंने एग्जांपल बड़ी दफ़ा ये दी भी है कि ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, और मैंने, ये मेरी अपनी सोच थी, लेकिन उसके बाद मैंने इश्तियाक अहमद साहब को भी यही बात कहते हुए सुनी थी, कि कितने बेल्जियम का क्या था पर्पस एग्जिस्टेंस का, यू नो अमेरिका वाज फाउंडेड बाय फाउंडिंग फादर्स हु ओन्ड स्लेव्स। और 70 साल बाद खाना जंग होती है, खत्म हो जाती है। अमेरिका पहले से भी तरक्की याफ्ता, क्या अमेरिका को खत्म हो जाना चाहिए था? ओ वी वर फाउंडेड ऑन द बैक्स ऑफ स्लेवरी। कंट्रीज इवॉल्व करते हैं। जब आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी जो सुन रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, कोई भी जिंदा नहीं होगा। आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस वक्त के जो पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी होंगे वो हमारी बातों को देख के हंसेंगे नहीं और जूतियां नहीं मारेंगे, हमारी किताबों को नहीं जलाएंगे कि यार ये थे ये लोग, मजहब के नाम पे काट देते थे, हम तो सारे किसी मजहब पे बिलीव ही नहीं करते, हमारे नजदीक तो इन मजहबों की कोई वैल्यू नहीं है। सो
ये जो एथनो नेशनल जितने भी डिवाइडिंग फैक्टर्स हैं इंसानियत में, मेरा बड़ा क्लियर इसके ऊपर पॉइंट है, एंड आई कैन आर्ग्यू विद तारिक फतेह और एनीवन टिल द काउज कम होम। मैं एग्जाम्पलों के ऊपर लाइनें लगा दूंगा यहाँ पे मुल्कों की इंडिविजुअल हिस्ट्रीज के ऊपर। तो ये उनका नैरेटिव हो सकता है, लेट पीपल डिसाइड कि क्या इज इट वर्थ इट कि आप हिंदू हैं और मैं मुसलमान हूं, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकता या मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं कर। अगर उनके अंदर से हिंदुयत निकाल दें, अगर उनके अंदर से मुसलमानियत निकाल दें, वही लोग एक दूसरे को चुमियां देंगे। दिस इज अ नोन फैक्ट, पूरी दुनिया में ऐसे होता। तो ये जो भी नैरेटिव ये पैडल इस तरह का करते हैं, इट हैज नो वैल्यू, स्पेशली इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर आपने 21वीं सदी में सही तौर पे एंटर होना है, तो आपको ये सारे जो बैरियर्स आपने अपने इर्द गिर्द खड़े किए हैं, यू हैव टू टेयर देम डाउन। गालिब भी आए थे, गालिब ने भी बड़ी अच्छी बातें की थी। वो कह रहे थे माइनक्राफ्ट सिर्फ इंडिया में बिकती है, तो मैंने उनको कहा नहीं सर, पूरी दुनिया में बिकती है। ये देखिए अमेज़न पे भी जाके आप खरीद लें माइनक्राफ्ट, तो अगर आपने खरीदनी है तो ऐसी कोई बात नहीं है। काफी उन्होंने फैक्चुअल मतलब इनएक्यूरेसीज की थी, उनको वो गालिब ने उनको काफी एजुकेट किया था इसराइल के ऊपर भी, और गालिब ने स्कूल किया था आई थिंक। तो वो आई थिंक इसराइल के ऊपर किया। प्रॉमिस लैंड, मुझे नहीं पता, उनको इस बात का नहीं पता। प्रॉमिस लैंड के ऊपर फिल्में बनी हुई है। थियोडोर हर्जल था ज़ायनिस्ट, ज़ायनिज्म का फादर, ही डाइड इन 1898, और उसका भी यही था कि वी नीड टू गो बैक टू आवर प्रॉमिस लैंड। और ये तो कोई इसके ऊपर शक की बात नहीं है। वो और बात है कि इसराइल का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, और जो इसराइली, क्योंकि वो उनमें तालीम ज्यादा है, तो वो खुद इतने रेडिकल नहीं है मजहब के ऊपर, वो अपनी स्टेट के ऊपर रेडिकल है। वाई शुडंट दे बी, क्योंकि उनको खतरा चारों तरफ से, लेकिन वो अपने मजहब के ऊपर रेडिकल नहीं है। बट द प्रेमिस, सेंट्रल प्रेमिस जो है, पूरी दुनिया में से वही मिला है। टेक्सास में नहीं जाके रह सकते थे, अमेरिका कहता आ जाओ जी टेक्सास में, आ जाओ, सारे पैसे दे। व्हाई डिड दे गो टू दैट नैरो पार्ट ऑफ द लैंड जहां पे उनकी वैल्यू है? तो ये तो इसमें तो कोई, मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्हें इस बात का नहीं था पता, या पता नहीं था, या वो शायद वो उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे थे। तो ये एक और वो, और जो दूसरी उन्होंने कोई एक और भी बात उन्होंने की थी गाय के खाने के ऊपर, वो पता नहीं कहाँ पे ले गए बात। गाय की पूरी हिस्ट्री है, एवोल्यूशन। गाय का हम इंसानों ने क्या घरों में पैदा किए हैं? ये वाइल्ड एनिमल था, और गाय, बकरे, शीप, ये सारे वाइल्ड थे, इनको हमने डोमेस्टिकेट किया। ये अब जो तेजी से भाग नहीं ना सकते, उसकी वजह है कि हमने सक्सेसिव डोमेस्टिकेशन की है इनकी। तो लोग, जब ये वाइल्ड एनिमल थे तो सब खाते थे उनको। हंटर गैदर को तो नहीं आता था अनाज करना या इनको डोमेस्टिकेट करना। तो एनीवे, चले, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।